गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11th क्लास का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेड है जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, 11th क्लास हो गया, एनडीए की तैयारी हो गई। ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं जिसकी प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही फायदा देने वाला है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को हमें पढ़ना है और इस चैप्टर का यूज कई अन्य चैप्टर्स में भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कई जगह पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम हम लोगों को मालूम है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। सबसे छोटा नंबर जो हमारा है नंबर सिस्टम का वो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, 1 2 3 से लेकर के अप टू इनफिनिट तक। तो काउंटिंग नंबर्स के उस समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक उससे बड़ा समुच्चय है, उससे बड़ा सेट है। उससे बड़ा सेट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अलावा एक और सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसको हम रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, और इन सभी को मिलाकर के एक बहुत बड़ा सेट बनता है जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो अभी तक हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। वो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, सब के सब ऑल नंबर्स आर रियल, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। इनको तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। सम्मिश्र संख्याएं तो ये नाम ही हमने कभी नहीं सुना इसके पहले। तो ये संख्याएं कैसी होती हैं? तो ये सबसे पहले इसके पहले हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण हल करना हम जानते हैं। तो द्विघात समीकरण जैसे हमारे पास ऐसे समीकरण है कि हमारे पास लिखा है x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ये कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब भी हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस माइनस अंडर रूट 16 यानी प्लस माइनस 4 निकल कर आता है, ठीक है। यहां पर x स्क्वायर 16 लिख लिया तो x की दो वैल्यूज हमारी प्राप्त हुई, x इज इक्वल टू -4 और +4, ठीक है। ये क्या है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, ये मूल हैं जिनको हल कहते हैं। तो ये हल क्या होते हैं? हल वेरिएबल के वह मान होते हैं जो समीकरण को पूर्णतया संतुष्ट करते हैं। यानी x की जगह पे -4 रखेंगे तो स्क्वायर 16 - 16 0 हो जाएगा। x का मान 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 - 16 = 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास x स्क्वायर -9 है, x स्क्वायर -9 है, तो इसको हम फैक्टर मेथड से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं
x minus 3 x plus 3 equal to 0, x minus 3 equal to 0 implies x is equal to 3, x plus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 3, यानी x के दो मान हमको प्राप्त हो गए प्लस माइनस 3 और माइनस 3, यानी x के प्लेस पे अगर हम x का मान 3 रख करके सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 3 अगर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, ये भी दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका भी हम गुणनखंड यानी फैक्टर कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 6 का ऐसा फैक्टर जिसे ऐड करने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, तो ऐसा जो नंबर हमारे पास है वो 2 into 3 6 हो जाएगा, 2 plus 3 5 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 plus 3x plus 6 equal to 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x plus 6, x minus 2 और x minus 3 दो फैक्टर आ गए जिससे हमें दो मान x के प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर 2 और x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 2 यहाँ पे रखेंगे, जैसे समीकरण हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 6, ये 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 पॉजिटिव है तो 6 4 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी ये भी मान संतुष्ट कर रहा है। ऐसे x बराबर 3 अगर हम इसमें रखेंगे तो 9 6 15 और 5 3 15, 15 माइनस 15 0, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो इससे ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक मान है, इन क्वाड्रेटिक मानों से हम हल करने पर x का वास्तविक मान प्राप्त करते हैं। तो ये सारे के सारे वास्तविक मान हैं, लेकिन अगर हम ऐसा समीकरण सॉल्व करें, यदि द्विघात समीकरण है और इसको अगर हम सॉल्व करें तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। अब जनरली हम अभी तक ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर कोई धन संख्या है या कोई ऋण संख्या है, दोनों में से किसी का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज हमको पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है। पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू -1 ये व्यक्त कर रहा है कि किसी भी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर -1 है, ऐसी कोई वास्तविक संख्या हमारे पास अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है हमारे पास वास्तविक में जो स्क्वायर करने पर -1 रिजल्ट दे। तो ऐसी स्थिति में अब इस समीकरण को कैसे हल किया जाए, इस समीकरण का हल कैसे निकाला जाए, ऐसे बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए यूलर नामक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा वास्तविक के अलावा भी एक संख्या यहाँ ये काल्पनिक के नाम से दी जाएगी, और तब उन्होंने √-1 को i से रिप्रेजेंट किया और इसको आयोटा नाम दिया। क्या नाम दिया, आयोटा, आयोटा, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया, i, और i की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया उन्होंने, √-1। तो इस कंसेप्ट के आने के बाद फिर इस प्रकार के समीकरणों का हल निकालना आसान हो गया। तब इसको लिखा गया x स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस √-1 x इक्वल टू प्लस माइनस i, यानी x का एक मान i आया और एक मान -i आया, ये दोनों इस समीकरण के हल हो गए। अब अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 में i रखते हैं तो i स्क्वायर
प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यानी i जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी तरीके से अगर इसकी जगह पे हम माइनस i रखते हैं तो भी हमारे पास देखने से आता है i स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मान भी x स्क्वायर प्लस 1 को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी की कॉन्सेप्ट, इसको हमने जो है जनरली ये क्या है इमेजिनरी है, इमेजिनरी का भी फर्स्ट लेटर i होता है और ग्रीक में इसको आयोटा कहते हैं। आयोटा का फर्स्ट लेटर i है। ये यूलर नामक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस 5 अगर हमारे पास है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमारे पास बिल्कुल यही है। इसको हम लिखेंगे -5, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -5 हो गया। अंडर रूट -5 ये x स्क्वायर हटा दें यहाँ से, तो ये प्लस माइनस इसको हम ऐसा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट -1 करके सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 और ये वैल्यू क्या हो गई i, तो ये आयोटा से लिखा गया। इसका सॉल्यूशन हमारे पास प्लस रूट 5i और माइनस रूट 5i, ये इस समीकरण को दोनों मान संतुष्ट करेंगे। तो इस तरीके से ऐसा कोई समीकरण अगर हमारे पास है तो हमको इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब इसको अगर हमें हल करना है तो सिंपली ये फैक्टर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान 1 आ रहा है, b का मान 1 है, c का मान 1 है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मान यहाँ हम रखते हैं तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 -1 प्लस माइनस ये हो गया 1 माइनस 4 अपॉन 2 और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये माइनस रूट 3 अपॉन 2 हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1। इसके दो मान आएंगे, ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2। ये एक मान हो गया प्लस रूट 3i अपॉन 2, एक मान हो गया इसको रूट 3i अपॉन 2। तो इस समीकरण को हल करने पर ये मान जो है ये कैसा आया, ये i के टर्म्स में आया हुआ है। तो ये इमेजिनरी फॉर्म में है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, अब हम आते हैं तो ऐसे नंबर्स का जो पैटर्न है, जो इनका फॉर्म है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनकी स्टडी हमें आगे करनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए तो इसी प्रकार का जो नंबर है, ऐसे नंबर्स जो a प्लस ib के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां a और b क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और i इज इक्वल टू क्या होता है, रूट -1 होता है। तो इस पैटर्न का जो नंबर होता है उसको हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस ib, दिस फॉर्म इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखने से हमें क्या पता चलता है, सबसे छोटा सेट जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उससे बड़ा सेट क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर।
उससे बड़ा सेट क्या होता है, ये है रेशनल नंबर, या इसको Q से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और एक और सेट होता है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी अपरिमित संख्याओं का समुच्चय। और इससे बड़ा एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये सबसे बड़ा समुच्चय होता है, लेकिन इससे बड़ा भी एक समुच्चय हमको प्राप्त हो रहा है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय ये सबसे बड़ा सेट होता है। तो इस तरीके के नंबर्स का अरेंजमेंट ये सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, इसमें रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनको पहचानने का तरीका ये है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको मानक रूप जो है कहते हैं, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मानक रूप कहलाता है, ये है मानक रूप, ठीक है, ये मानक रूप है। यहां पे ए क्या है, वास्तविक संख्या, बी क्या है, वास्तविक संख्या। ए भी वास्तविक है, बी भी वास्तविक है, आई काल्पनिक है, आई इज इमेजिनरी। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन आ जाता है तो कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो आई से जब भी किसी वास्तविक संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा अथवा डिवाइड हो जाएगा अथवा जोड़ दिया जाएगा तो वो काल्पनिक का रूप ले लेता है। आई इंटू बी काल्पनिक हो गया, बी अपॉन आई कर देंगे काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जेड ए जो है, ए को हम कहते हैं शुद्ध, ये इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। ये है रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको कहते हैं जेड का वास्तविक भाग, ठीक है। ए क्या है, जेड का वास्तविक भाग है, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिसको जेड का काल्पनिक भाग कहते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक भाग है। हमने आपको बताया कि ये सेशन जो है ऐसे सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है जो 11th क्लास में हिंदी मीडियम से किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं, या फिर वे एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, या फिर वो एनडीए या जेईई की तैयारी करने वाले हैं। ऐसे सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चैप्टर है। ये बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। यहाँ पर नए से नया स्टूडेंट भी अगर इसको देखेगा तो उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। ए ये जेड का वास्तविक भाग है, बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिसको जेड का काल्पनिक भाग कहते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा जेड लिखने का तरीका है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू आई। ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा देखते हैं। शुद्ध वास्तविक संख्या क्या है,
शुद्ध वास्तविक संख्या, जिसको हम प्योरली रियल नंबर कहते हैं। प्योरली रियल नंबर क्या है? तो अगर हम ये कहें कि z बराबर a प्लस आई बी में b बराबर 0 है, ठीक है, b बराबर 0 है, b इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आई इंटू 0, यानी क्या हो गया है, z इज इक्वल टू a हो गया। तो ये प्योरली रियल हो गया, प्योरली रियल हो गया, यानी शुद्ध वास्तविक संख्या कह सकते हो या इसको पूर्ण वास्तविक संख्या कह सकते हो। ये पूर्ण वास्तविक संख्या है, और अगर यहां पर a बराबर 0 लिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में z इज इक्वल टू आई बी हो जाएगा। यह पूर्ण काल्पनिक संख्या है। क्या है ये? पूर्ण काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसको पूर्ण काल्पनिक संख्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर z इक्वल टू आई बी, प्योरली रियल इज इक्वल टू z इक्वल टू a, प्योरली रियल। ठीक है, तो ये अब जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण रूप से वास्तविक भी है और पूर्ण रूप से काल्पनिक भी है। जीरो इज प्योरली रियल as well as 0 is purely imaginary, और इसको लिखते क्या है, 0 प्लस आई 0। ये जो है 0 प्योरली रियल as well as प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, ये संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म में हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि a प्लस आई बी के फॉर्म में जब कोई नंबर होता है तो उसको हम सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी यानी समानता। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। दो सम्मिश्र संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, और ये अगर बराबर हैं तो क्या होगा, ये सपोज कर लीजिए कि एक हमारे पास z1 इज इक्वल टू a1 प्लसib1 और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, these are two complex numbers। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों बराबर कब होंगे, तो z1 एंड z2 आर इक्वल इफ एंड ओनली। दोनों नंबर बराबर कब होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम इनको लिख सकते हैं if z1 is equal to z2। ठीक है, आर इक्वल ऐसा लिख दो, तो if this equal to आर इक्वल, तो ये हो गया a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2, इधर ट्रांसपोज कर दो a1 माइनस a2 प्लस ib1 माइनस b2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू i0, ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब दोनों की कंपैरिजन करें तो हमें मिल जाएगा a1 माइनस a2 इक्वल टू 0 एंड b1 माइनस b2 इक्वल टू 0।
a1 is equal to a2 here b1 is equal to b2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये अगर कंडीशन होल्ड हो रही है तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। यानी पहले का रियल पार्ट और दूसरे का रियल पार्ट इक्वल है, फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट सेकंड नंबर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन होल्ड करने पर हम कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अदरवाइज एक भी अगर इसमें डिफरेंट है तो हम कहेंगे नंबर्स आर नॉट इक्वल। इनइक्वालिटी दो नंबर्स में कभी क्या ऐसा अगर कहें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से छोटा है, ऐसा भी कंपैरिजन करना संभव नहीं है, ठीक है। तो इक्वलिटी में ये कंडीशन याद रखना जरूरी है। जब तक ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी तब तक हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई आई इज इक्वल टू 5 प्लस 9i। मान लीजिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो यहाँ पर x और y की ये गिवन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल हैं। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों को हमें रियल पार्ट इसका और रियल पार्ट इसका कंपेयर करके निकालना पड़ेगा इक्वल। तो एक इक्वेशन आएगी, इस लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट, इसको इक्वल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 9। इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे, ये ऐड हो गया 9 5 14x 7 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ 7 रख दो तो 7 प्लस 5 तो y 5 माइनस 7 यानी y हो गया -2। तो x की वैल्यू हमको मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी में अगर गिवन है और वहां पर कोई क्वांटिटी अननोन दी गई है तो इस प्रॉपर मेथड का प्रयोग करके हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटीग्रल पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या i की पूर्णांक घातें, ठीक है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ i, ठीक है। i के इंटीग्रल पावर्स के बारे में अब हम बात करते हैं। जनरली जैसा कि आयलर ने बताया था कि √-1 क्या होता है, i। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, i स्क्वायर करने पर i स्क्वायर क्या हो गया -1, ठीक है ना। अब अगर हम इसको i स्क्वायर को i से मल्टीप्लाई करें यानी दैट इज i³ की वैल्यू क्या होगी, तो ये -1i यानी -1i हो गया। i पावर 4 अगर हमें निकालना है तो i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर लिख सकते हैं। -1 इंटू -1 ये +1 हो गया, यानी i की वैल्यू √-1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i³ की वैल्यू -i और i पावर 4 की वैल्यू 1। यानी ये पहला इसकी पावर 4 एक ऐसी पहली इंडिसेज है, ये पहली घात है जिस पर ये वास्तविक संख्या और धनात्मक संख्या दे रही है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्यूब पे क्या दे रहा है, नेगेटिव इमेजिनरी दे रहा है और पावर 2 पर ये नेगेटिव
रियल दे रहा है, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि i की पावर अगर 4 के मल्टीपल में है तो ऑलवेज वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। और अगर वो सपोज कर लीजिए कि जैसे i की पावर 10 है तो क्या होगा, इस वैल्यू को 10 को क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 है, या पावर 11 कर दो, तो 11 कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया 3 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका लिखने का तरीका होगा दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू i पावर 4 का स्क्वायर इंटू i की पावर 3, ये 1 आएगा, ये i क्यूब आएगा, i क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस i है, तो ये माइनस i हो जाएगा, यानी i की पावर 11 कितना हो गया माइनस i हो गया। इस तरीके से कोई भी, ये क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ i कहलाती हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ i कहलाती हैं। ऐसे कोई भी पॉजिटिव नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो पावर्स में, तो इनकी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं i की ऋणात्मक पूर्णांक घातें क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं। i की ऋणात्मक पूर्णांक घातें नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ i, ठीक है। सपोज कर लीजिए जैसे i की पावर -1 है, तो इसको क्या करेंगे i की पावर 1/i, ठीक है 1/i। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे 1/i में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी i/i स्क्वायर, i/-1, ये हो गया -i, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज कर लीजिए कि i पावर -2 है, तब क्या होगा सेम यही प्रोसेस 1/i स्क्वायर -1 हो गया, 1/i क्यूब, यानी इसको i की पावर -3 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू 1/i क्यूब की वैल्यू -i होती है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इसको i से मल्टीप्लाई कर दो और इसको i पावर 3 है, i से इधर मल्टीप्लाई हो गया, i की पावर 4 बन जाएगा, और i पावर 4 1 होता है, इट मीन्स ये i हो गया, ठीक है। i पावर -3 है तो हम इसको i लिख सकते हैं, i पावर -2 है तो -1 लिख सकते हैं, और i की पावर -4 अगर हमारे पास है -4, तो इसको भी हम जस्ट ऐसा ही चेंज करके इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो i पावर -1 -i हो गया, i पावर -2 -1 है, i पावर -3 i हो गया, और i की पावर -4 1 के इक्वल हो गया। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में i की पावर नीचे दे रखी है, या i की पावर -107 है, तो क्या करेंगे 107 इसकी पावर लगा देंगे, और फिर इसको i से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। i से मल्टीप्लाई करके i की पावर 108 हो गया, पावर ऐड हो गई। अब 108 को आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 2 जा 8, 2 4 7 जा 28, ये कैंसिल हो गया, i की पावर 4 होल पावर 27, i की पावर 1 की पावर 27, i/1, इट मीन्स i आंसर हो गया। इस तरीके से कोई भी प्रश्न हमें दिया हुआ है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब
एक नया टर्म है संयुग्मी, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, संयुग्मी को कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है ये क्या होता है, तो z इज इक्वल टू a प्लस ib। अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a b रियल नंबर है, तो z का संयुग्मी क्या होगा, इसको एक नया सिंबल देते हैं, z के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं जिसको हम बार कहते हैं। z बार से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसको जो हमारा काल्पनिक भाग है उसके सामने का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस IB लिखा जाएगा, यानी z बार इज इक्वल टू a माइनस IB। ये कॉन्जुगेट, यानी इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। a प्लस IB का कॉन्जुगेट, a प्लस IB का संयुग्मी a माइनस IB, और a माइनस IB का संयुग्मी a प्लस IB। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें संयुग्मी निकालना है तो हमें b के सामने वाला साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो ऐड करने से ये आ जाएगा a प्लस IB प्लस a माइनस IB, ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 2a हो गया। तो a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, जिसको हम लिख सकते हैं z प्लस z बार अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखें z माइनस z बार, तब क्या होगा, तो ये होगा a प्लस IB माइनस a, माइनस माइनस प्लस IB, ये कैंसिल हो गया, z माइनस z बार इज इक्वल टू 2IB हो गया। इसलिए b इज इक्वल टू क्या होगा, b जो है ये बन जाएगा z माइनस z बार अपॉन 2i। ठीक है, और ये है क्या, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरीके से a की वैल्यू और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार हम निकाल सकते हैं। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, z इंटू z बार की बात करें तो ये हो गया a प्लस IB इंटू a माइनस IB, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, I स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, z बार की ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये है संयुग्मी के गुण हैं। ठीक है, और इनके और भी गुण हैं, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे जब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मानक रूप हम आपको बता चुके हैं कि z का मानक रूप क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस IB, यही मानक रूप होता है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में दिया हुआ है, a प्लस IB के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है मानक रूप में, तो मानक रूप में बदलने के लिए इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको जब हमें मानक रूप में लिखना होगा तो हम लिखेंगे a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस I, ये बन जाएगा हमारे पास b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया विद माइनस साइन। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दिया है 2 प्लस आई और इसको हमें चेंज करना है मानक रूप में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस आई और ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो ये हो गया 4 माइनस 1 यानी प्लस 1 बन जाएगा, यानी 2/5 माइनस आई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेपरेट कर दो, रियल पार्ट इधर और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये आ गया a प्लस आई का फॉर्म। a प्लस आई फॉर्म यही हमारा a प्लस आई फॉर्म भी कहलाता है, या इसको फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप भी कहते हैं। तो इसमें हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स सिखाया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उस पर नया वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि जो भी हमने आपको इस वीडियो में कराया है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, लर्न करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज के करिए। दूसरी चीज, इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और जिन लोगों ने इसका अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ये सुनिश्चित करें ताकि हर आने वाला वीडियो उनको इमीडिएट प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।